अभी हमने देखा था कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ टोटल 9 हैं और लैंड बॉर्डर जो है वो 7 है और जो नीचे यहाँ पे जो समुद्री में है वो टोटल 2 कंट्रीज़ हैं। सो उसको हम एक बार मैप से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको उत्तर ये जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे पाकिस्तान मिलेगा, देन यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान है और फिर यहाँ पे इस एरिया में चाइना आ जाता है एंड फोर्थ कंट्री इज़ नेपाल एंड नेपाल के बाद दिस वन इज़ भूटान एंड दिस इज़ बांग्लादेश यहाँ पे और फिर यहाँ पे जो है ये म्यांमार आ जाता है और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे जो है बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे मालदीव्स पड़ता है। सो ये हमारी कुछ थी नेबरिंग कंट्रीज़, इसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि क्या आते हैं और ये आपको एक डायरेक्शन जो है मैप की पता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, साउथ ईस्ट में पड़ता है और इसको इससे अलग किया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्किप करते हैं कि तेलंगाना से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आपको पता होगा 1956 में कुछ कमेटीज़ बनी थी, उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी के अंडर जो हमारा इंडिया का 29th स्टेट बना था वो था तेलंगाना, ठीक है। और ये कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को और इसको किससे अलग किया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। हम डिस्कस करेंगे अब कि जो गवर्नमेंट है वो टोटल कितने टाइप्स की होती है। मेनली इस क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज़ मोनार्की। सो वन बाय वन हम फीचर्स देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं एंड मोनार्की गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी की। सो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनमें मेनली क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। हर 5 साल में इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है और ज़रूरी नहीं है अगर सरकार गिर जाए तो इससे पहले भी कराया जा सकता है। सेकंड वन इज़ जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो वोटिंग डालते हैं, वोट करते हैं और वोट करते वक्त इलेक्शंस में वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं कि हाँ हमारे ग्रुप के बेसिस पे जो हमारे ग्रुप के बेसिस का जो मेन लीडर है वो ये है और हमारे लिए ये डिसीजंस लेने वाला है। तो वो जो डिसीजन लेता है उसको चूज़ कौन करता है? इनडायरेक्टली सिटीज़न ही चूज़ करते हैं, डायरेक्टली सिटीज़न चूज़ करते हैं। और जो पीपल जो इंडिया के पीपल हैं वो रूल कैसे करते हैं? वो इनडायरेक्टली रूल करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि उनके लिए डिसीजंस को लिया जाता है और डिसीजन जब लिए जाते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि वो एक्सप्लेन करेगी अपने एक्शंस को जनता के सामने कि हमने ये एक्शन क्यों लिया है और वो कोशिश भी करेगी कि वो अपने एक्शन को डिफेंड करे, बचाए कि हाँ ये ज़रूरी है और ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। जैसे अभी फॉर्म बिल्स पे लास्ट 2 ईयर से कुछ डिस्कशन चल रहा था तो उसमें हमने देखा कि पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फार्म बिल्स हैं वो किसानों के लिए क्यों अच्छे हैं। फिर अगर जनता को पसंद नहीं आए, जैसे तैसे करके प्रोटेस्ट हुए और फिर उनको दोबारा से ले लिया गया, उनको हटा दिया गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो ये हमारे पास एक तरह का राइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंची है वो क्या है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जितने भी अडल्ट हैं इंडिया में उन सब के पास अधिकार है कि वो एक इस एज के बाद राइट उनके पास होगा कि वो वोट डाल पाए, अपना लीडर चूज़ कर पाए। सो ये जो एज थी ये पहले थी 21 होते ही आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते थे, बट इस एज को कम कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। और ये किस अमेंडमेंट के अंडर किया गया, किस संशोधन के अंडर किया गया? ये किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988।
सो ये थे फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे, जो कि है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, बेसिकली रूल किसका होता है, राजा का या रानी का रूल होता है। यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं और वोटिंग नहीं होती है। जो भी डिसीजन लेता है इन द एंड, जो फाइनल डिसीजन की जो पावर मेकिंग का जो डिसीजन होता है वो किसके पास होता है, राजा और रानी के पास होता है। और उसमें किसी भी नेता को, किसी भी जो भी गवर्नमेंट आई है बहुमत में, जो भी वहाँ पे किंग और क्वीन है, उसने जो भी डिसीजन लिया है वो सिर्फ सिटीजन्स पे थोपा जाता है। वो ना तो एक्सप्लेन करते हैं, ना ही अपने डिसीजन को डिफेंड करते हैं। जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक में देखा था कि वो अपने एक्शंस को जनता के सामने एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है, और अगर जनता को लगेगा कि ये डिसीजन गलत है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बट मोनार्की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसमें बताया गया है कि पहले क्या होता था। ऐसा भी समय था जब फंडामेंटल राइट सिर्फ मैन को मिले हुए थे, या फिर जो सिर्फ रिच लोग थे उनको मिले हुए थे। वुमेन्स के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ना ही जो गरीब लोग थे उनके पास वोटिंग राइट्स थे। सो ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 के टाइम पे, उस टाइम पे एक मूवमेंट चली हुई थी, वुमेन सफरेज मूवमेंट। और यहाँ पे सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार। सो उसको पाने के लिए एक मूवमेंट चली हुई थी ये, और ये चली हुई थी अमेरिका और यूके में। सो फाइनली इस मूवमेंट के वजह से जो अमेरिकन वुमेन थी उनको राइट टू वोट मिला 1920 में, और जो यूके की जो महिलाएं थी उनको राइट टू वोट मिला 1928 में। और फर्स्ट वॉर से ही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। सो ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन कि ये जो राइट के बारे में किस जर्नल में बताया गया था कि सबके पास होना चाहिए, आइदर ही इज अ रिच और अ पुअर, आइदर फीमेल और मेल। सो ये था एक जर्नल यंग इंडिया, और यंग इंडिया किसने लिखा था, ये जर्नल किसने लिखा था, ये लिखा था गांधी जी ने। सो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, और अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। थैंक यू।